हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहे हैं। आपकी पहली क्लास है और सबसे पहले हम क्लास लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो आपकी क्लास का जो नाम होगा यहाँ पे क्लास जो है सब्जेक्ट फिजिक्स की क्लास की आपकी यहाँ पे लगने वाली है। फिजिक्स सब्जेक्ट की क्लास में लगने वाली है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपके यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर के। फिजिक्स के लिए आपके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, या मैं कहूँ 3 पेपर आपके यहाँ पे होंगे फिजिक्स के। एक जो होगा आपका वो हो जाएगा मैट्रिक्स, दूसरा जो होगा आपका यहाँ पे वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे चुंबकीय। और थर्ड जो होगा आपका यहाँ पे वो थर्ड होगा यहाँ पे ऑप्टिक्स। फर्स्ट यांत्रिकी एक पेपर होगा आपका यांत्रिकी का, दूसरा पेपर होगा आपका विद्युत चुंबकीय का, और थर्ड पेपर होगा आपका यहाँ पे ऑप्टिक्स का। अगर मैं बात करूँ जो टोटल आपके 3 पेपर होंगे, इनका जो मार्किंग होगा वो होगा 3 पेपर होंगे। इन 3 पेपर के टोटल मार्क्स आपके रहने वाले हैं 100, और ये बनेंगे आपके थ्योरी के नंबर होंगे, ठीक है। हर एक पेपर के अंदर आपकी होगी 4 यूनिट, और मैं कहूँ तो यहाँ पे आपका एक यूनिट जो रहेगा वो रहेगा आपका लगभग 8 यूनिट। एक यूनिट जो आपका होगा वो रहेगा यहाँ पे लगभग 8 यूनिट। तो हमने यहाँ पे बात की है सबसे पहले फिजिक्स के सिलेबस की। अगर सिलेबस की बात की जाए बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप यहाँ पे 3 बुक पढ़ने वाले हो। 3 बुक कौन सी होगी आपकी? एक होगी ऑप्टिक्स, एक होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और एक होगी आपकी प्रकाश से यांत्रिकी। तीनों पेपर आपकी जो रहेंगे यहाँ पे टोटल मार्किंग जो रहेगी यहाँ पे 100 नंबर की रहेगी, और हर एक पेपर के अंदर आपकी टोटल 4 यूनिट आने वाली है। एक यूनिट का जो नंबर रहेगा तो यहाँ पे होगा आपका 8 नंबर। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं सबसे पहले आज का जो आपका टॉपिक रहेगा उसके बारे में। तो आज शुरुआत कर रहे हैं आपकी विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पेपर की, और इसमें आपका यूनिट नंबर फर्स्ट होगा वो स्टार्ट कर रहे हैं आदिश और सर्विस स्पेयर एंड पहला पेपर आपका स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे विद्युत चुंबकीय, और उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट आप पढ़ने वाले जो रहेगी आपकी आदिश और सदिश स्केलिंग और वेक्टर फील्ड। देखो आपने 12th क्लास के अंदर दोनों चीजें पढ़ी हुई है। जब आप 12th क्लास में पढ़ के आए तो 12th क्लास में आपने दोनों चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। बात की जाए आपके अदिश की, तो अदिश जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए केवल व्यक्त करने में केवल आप यूज करते हो परिमाण। अदिश राशि जो होती है उस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें केवल जरूरत होती है केवल और केवल परिमाण। अगर मैं बात करूं अपने सदिश की,
राशि हो, यानी कि जो आपकी सदिश राशि होगी उस सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी कि तो ये चीज आप पढ़ के आए कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। अब बात करें अदिश और सदिश क्षेत्र की, क्या होता है हमारे अदिश और सदिश क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करें अदिश की और उसके बाद में बात करते हैं सदिश की। ये होगी अदिश और सदिश क्वांटिटी के बारे में बता दिया हमने क्या होता है अदिश क्वांटिटी और सदिश क्वांटिटी, यानी अदिश और सदिश राशियां क्या क्या होती हैं। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता अदिश राशि कहलाएगी और ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा मैग्नीट्यूड और आपकी डायरेक्शन दोनों की अगर आवश्यकता होगी या दोनों अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो होगा आपका सदिश। अब बात करते हैं कि आपका क्षेत्र क्या होता है और उस क्षेत्र को फिर हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं अदिश और सदिश के रूप। इसके बारे में बात करने वाले हैं फिर क्या होता है सदिश और अदिश, इसके बाद में पढ़ने वाले हैं सदिश और अदिश क्षेत्र। तो फिर सीधी सी बात है, आपने पढ़ा होगा प्लस क्यू चार्ज होता है हमारा, उस प्लस क्यू चार्ज के चारों प्लस क्यू चार्ज होता है, उस प्लस क्यू चार्ज के चारों हम देखते हैं कि कुछ ऐसा हमारा एरिया बनता है, कुछ ऐसा हमारा सर्किल बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा ब्रश बनता है, सरफेस बनता है, जिसके अंदर इस सरफेस के अंदर या इस एरिया के अंदर इस रीजन के अंदर यदि हम कोई दूसरा आवेश कोई क्यू नॉट जिसको बोलते हो आप पाइथन आवेश, इस क्यू के चारों यदि आप कोई जो एरिया है वो ले लो और उसके अंदर अगर आप परीक्षण आवेश लेके आते हो तो आप महसूस करते हो कि इस एरिया के अंदर इस परीक्षण आवेश पर एक बल कोई सा भी हो सकता है आपका पर्टिकुलर यहाँ आता है, ठीक है। जब इस क्यू नॉट को इस एरिया के अंदर या इस सरफेस के अंदर आप लेके आओगे तो आप महसूस करोगे, देखोगे कि इस क्यू नॉट पर आपका एक बल कार्य करता है। मतलब क्या होता है इसका कि इस प्लस क्यू के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वो ही चीज आपके यहाँ पे फिर क्या होता है कि एक एरिया होगा और उस एरिया को हम क्या करेंगे किसी फंक्शन के रूप में डिफाइन करेंगे। जैसे अगर मान लो कोई अदिश क्षेत्र है तो अदिश को हम लिखेंगे यहाँ पे 5 वो जो आपका एरिया होगा वो x, y और z तीनों का फंक्शन है, यानी कि तीनों चीजों के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। अदिश की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। अगर हम अदिश क्षेत्र की बात करें तो अदिश क्षेत्र क्या होगा आपका, अदिश क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें आप कोई पॉइंट लो और उस पॉइंट को चेंज करने पर आपका फाई का मान भी क्या होता है चेंज है। सीधे सीधे या सिंपल अर्थ में हम कह सकते हैं कि यदि हमारा फलन या राशि जो आपकी है अदिश क्षेत्र या अदिश राशि जो है वो एक्स वाई जेड के फलन के रूप में परिभाषित होती है तो उसे कहा जाएगा अदिश क्षेत्र। उसे कहा जाएगा आपका अदिश क्षेत्र। इसी तरीके से यदि हम बात करें किसी सदिश राशि की, कोई सदिश राशि मान ली आपकी ए वेक्टर और इस ए वेक्टर को जैसे आपने लिखा वैसे हम मान लें कि ये जो ए वेक्टर है ये भी आपका फंक्शन है एक्स वाई जेड में। कहने का मतलब जैसे आप बिंदु एक्स वाई जेड को चेंज करोगे वैसे आपका जो फलन था या राशि थी सदिश वाली उसका मान भी चेंज हो जाएगा। अर्थात यदि सदिश राशि एक्स वाई जेड का फलन हो तो उसे हम
उस राशि के लिए क्या बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका सदिश क्षेत्र और ये हो जाएगा आपका अदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र मतलब अदिश राशि आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन होगी। जैसे आप बिंदु का मान परिवर्तित करोगे वैसे आपका इस राशि का मान भी चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका क्षेत्र का मान भी बदल जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपका ये हो गया वेक्टर फील्ड, और वेक्टर फील्ड के लिए क्या बोलोगे कि आपका जो सदिश राशि है वो सदिश राशि एक्स वाई जेड का फंक्शन होगी। जैसे ही आप एक्स वाई जेड को चेंज करोगे वैसे आपका सदिश राशि का मान भी चेंज हो जाएगा। अब दो चीजें और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी आपका अदिश क्षेत्र, जब भी आपका अदिश क्षेत्र लिया जाएगा तो इस अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण, इस अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण, इस अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण हमेशा ध्यान में रखना। हम करते हैं सम अदिश पृष्ठों के लिए, इस अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण सम अदिश पृष्ठों के रूप में करते हैं। क्या होता है सम अदिश पृष्ठ? देख लो, सम अदिश पृष्ठ जैसे आपने पढ़ा था पहले क्लास के अंदर समविभव पृष्ठ, आपने पढ़ा था पहले क्लास के अंदर समविभव पृष्ठ। ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो वो कहलाता है आपका समविभव पृष्ठ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपका विभव की बात की जाए तो विभव क्या होता है? अदिश विभव क्या होता है? अदिश राशि। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे परिभाषा लगा सकते हो समअदिश पृष्ठों की। समअदिश पृष्ठ ऐसे पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर, समअदिश पृष्ठ ऐसे पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान समान होता है। अदिश राशि का मान, अदिश राशि का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। समअदिश पृष्ठ ऐसे पृष्ठ होंगे जिनके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान क्या होता है? आपका समान होता है। ऐसे पृष्ठों को बोलेंगे समअदिश पृष्ठ। तो क्या है कि अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण, अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण हमेशा करते हैं समअदिश पृष्ठों के रूप में। और समअदिश पृष्ठ क्या होता है? समअदिश पृष्ठ आपके ऐसे पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान होता है समान। आगे बात की जाए तो हम बात करते हैं अब अदिश पृष्ठ पढ़ लिया हमने और अदिश क्षेत्र पढ़ लिया। समअदिश पृष्ठ हो गया और सदिश क्षेत्र हो गया आपका। अब बात करते हैं अदिश क्षेत्र की। तो सदिश क्षेत्र की बात करें वेक्टर फील्ड, अभी बताया कि यदि आपकी सदिश राशि, यदि आपकी सदिश राशि एक्स वाई जेड का फलन हो या एक्स वाई जेड के ऊपर निर्भर करती हो तो वो कहलाएगा आपका उस सदिश राशि के लिए क्षेत्र। यदि सदिश राशि ए एक्स वाई जेड का फलन है, यदि सदिश राशि आपकी ए वेक्टर एक्स वाई जेड का फलन हो तो आप उसे बोल सकते हो कि वो जो आपका सदिश क्षेत्र होगा उस सदिश राशि के लिए कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम आगे
तो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखनी है, सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र का ग्राफिक निरूपण, सदिश क्षेत्र का ग्राफिक निरूपण रेखाओं के रूप में किया जाता है। सदिश क्षेत्र का ग्राफिक निरूपण, सदिश क्षेत्र का ग्राफिक निरूपण रेखाओं के रूप में किया जाता है। तो आप कैसे होता है रेखाओं के रूप में? तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है उसको आप विद्युत बल ले लो, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो आपका एक सदिश क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र को जब हम बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र को हम कैसा लिखा करते हैं, विद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपके चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हो। अर्थात जब भी हम सदिश क्षेत्र की बात करेंगे तो सदिश क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए या उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि सदिश क्षेत्र क्या होगा, तो उसको लेंगे हम रेखाओं के रूप में। अब ये रेखाएं आपकी होंगी बल रेखाएं, इनको हम बल रेखाएं भी कह देते हैं। बल रेखाओं के रूप में ये रहता है, जैसे आप विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए विद्युत बल रेखाओं का यूज करते हो और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए आप यूज करते हो चुंबकीय बल रेखाओं का। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए आप यूज करते हो चुंबकीय बल रेखाओं। तो दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब भी आपसे बात की जाए सदिश क्षेत्र की, तो सदिश क्षेत्र का ग्राफिक निरूपण रेखाओं के रूप में करेंगे, और अदिश क्षेत्र की बात की जाए तो आपका अदिश क्षेत्र हमेशा ग्राफिक निरूपण की बात की जाए तो समअदिश पृष्ठों के रूप में उसका ग्राफिक निरूपण किया जाएगा। समअदिश पृष्ठों के रूप में उसका ग्राफिक निरूपण किया जाएगा। तो ये बात हो गई आपकी क्षेत्रों की। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? दो क्षेत्र होते हैं आपके, सदिश और अदिश। क्या क्या होते हैं? तो अदिश क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है कि यदि हम बात करें तो अदिश राशि को यदि हम फंक्शन के रूप में दर्शाते हैं, या अदिश राशि आपकी एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करती है, एक्स वाई जेड का फलन होती है, तो उस राशि के लिए जो आपका क्षेत्र कहलाएगा वो कहलाएगा अदिश क्षेत्र। और यदि हम बात करें सदिश क्षेत्र की, तो सदिश राशि यदि आपका एक्स वाई जेड का फलन हो या एक्स वाई जेड के ऊपर निर्भर करती है, तो आपका सदिश राशि के लिए जो क्षेत्र बनेगा वो कहलाएगा सदिश क्षेत्र। अब इसके बाद में हमने बात की अदिश और सदिश क्षेत्रों का ग्राफिक निरूपण कैसे करते हैं। तो ग्राफिक निरूपण की बात करें तो अदिश क्षेत्र जो होगा आपका, अदिश क्षेत्र का ग्राफिक निरूपण करोगे आप समअदिश पृष्ठों के रूप में, और सदिश पृष्ठ की बात की जाए तो सदिश क्षेत्र जो होगा आपका उसको आप दर्शाओगे बल रेखाओं के रूप में। बल रेखाओं के रूप में आपने दर्शाया भी जाता है, क्लास के अंदर पढ़ा हुआ था कि जब भी विद्युत क्षेत्र को बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र लेते हैं, तो वहां पे आपकी बल रेखाएं विद्युत बल रेखाओं के रूप में होंगी, और यदि आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हो तो वहां पे आपकी बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाती हैं। और इसके बाद में अगर देखा जाए आप अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे कि बात की जाए अपनी आंशिक अवकलन। एक होता है आपका आंशिक अवकलज और एक होता है आपका पूर्ण अवकलज। पूर्ण अवकलज जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी के द्वारा, और आंशिक अवकलज जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं इसको मेरे डेल्टा भी बोलते हैं। और ये जो होता है आपका डी। पूर्ण अवकलज जब हम बात करते हैं तो जैसे आपका पूर्ण अवकलज आप लिखते हो df/dx, जैसे आप लिखते हो df/dx, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका f
एक्स का फंक्शन है तो उसका आप टोटल डिफरेंशियल कर रहे हो, उसका पूर्ण अवकलन आप कर रहे हो। बट आंशिक अवकलन के अंदर हम क्या करते हैं, आंशिक अवकलन के अंदर अगर मान लें हम कि आपका एफ एक्स वाई का फंक्शन है, ये कोई फलन है जो कि आपका फंक्शन है एफ, एक फलन है जो कि फंक्शन है एक्स और वाई का, इसका निकालना है आपको पार्शियल डिफरेंशियल, आंशिक अवकलन निकालना है। तो आंशिक अवकलन जब आप निकालोगे तो ये चीज आप ध्यान में रखना, जब आप इसका करोगे तो आपका यहाँ पे वाई एक नियत राशि की तरह व्यवहार करेगा। यदि आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, कौन सा अवकलन कर रहे हो, आंशिक अवकलन कर रहे हो, तो आंशिक अवकलन जब आप कर रहे हो f का x के सापेक्ष, तो आपका y जो होगा वो एक नियत राशि की तरह व्यवहार करेगा। इसी तरीके से यदि हम जानते कर रहे हैं कि ये y, यदि ये y हो गया आपका, तो कहने का मतलब f का आप कर रहे हो आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, f का कर रहे हो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो इस स्थिति में अब आपका x जो होगा वो x के नियत राशि की तरह काम करेगा, व्यवहार करेगा। x जो होगा वो आपका एक नियत राशि की तरह व्यवहार करेगा। तो दोनों चीजों में अंतर ध्यान में रखना चाहिए। पूर्ण अवकलन जो होता है आपका, पूर्ण अवकलन में आप जितने भी चर होंगे उन सभी के सापेक्ष आपका अवकलन करना होगा, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन का कोई नियम नहीं होता है। बट अगर बात करें आंशिक अवकलन की, तो आंशिक अवकलन के अंदर जिस चर के सापेक्ष, जैसे यहाँ पे y के सापेक्ष आप कर लो तो वो आपका एक चर की तरह काम करेगा, और बाकी जो है x वो आपका एक अचल कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये दोनों चीजें होती है आपकी, एक होता है पूर्ण अवकलन, एक होता है आंशिक अवकलन। एक चीज और देखने के साथ साथ होती यदि आपका कोई फलन मान लिया फाई, ये जो फाई है ये एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। मान लिया यदि कोई फंक्शन आपका फाई जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और तब आपसे कहा जाए कि आप डी फाई निकालो, तब आपसे कहा जाए कि आप निकालो डी फाई, क्या होगा डी फाई? तो डी फाई यहाँ पे निकालोगे तो ध्यान में रखना इसको डी फाई को हम dx साथ में रहेगा आपका dx, फाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर पूर्ण अवकलन हो गया आपका dx, फिर फाई का y के सापेक्ष ये हो गया dy, और फिर करना है आपको फाई का z के सापेक्ष ये dy। तो जब भी आपसे कहा जाए कि फाई हमारे पास कोई फलन है जो कि आपका एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका फलन है वो एक्स और वाई जेड, तो यदि इस फलन का आपसे कहा जाए टोटल डिफरेंशियल पूर्ण अवकलन निकालने, पूर्ण अवकलन निकालने यानी कि डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करोगे आप, फाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, साथ में आपका डी होगा, फाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, फिर आपका डी वाई आएगा साथ में, और फाई का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, साथ में आपका डी जेड। तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे यहाँ पे काम आने वाली है। इसके बारे में बात करें हम, इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका अदिश फलन की प्रमेय। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर,
इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है आपका? अदिश फलन की प्रवणता हमको निकालनी है। अदिश फलन का ग्रेडियंट हमको निकालना है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी या स्केलर फंक्शन। तो निकालने के लिए सबसे पहले ये हो गया x, ये हो गया मूल बिंदु और ये हो गया आपका y। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अदिश फलन की बात करेंगे तो अदिश फलन का ग्राफिक रूपण हम करने वाले हैं समअदिश प्रश्नों के रूप। अदिश फलन का ग्राफिक रूपण बताया था थोड़ी देर पहले कि अदिश फलन का ग्राफिक रूपण करेंगे हम समअदिश प्रश्नों के रूप में। तो मान लिया ये आपका एक समअदिश प्रश्न है S1 और ये हो गया आपका दूसरा समअदिश प्रश्न S2। ये हो गया आपका दूसरा समअदिश प्रश्न S2। प्रश्न S2 जो है उस पर हम मान लेते हैं कि आपका इधर लिखें प्रश्न S2 पर जो राशि है वो आपकी 5+5 है। इस प्रश्न S2 पर जो राशि होगी आपकी 5+5 होगी 5+5। S2 का जो प्रत्येक बिंदु पर उस प्रत्येक बिंदु पर जो आपकी अदिश राशि होगी उस अदिश राशि का मान उसके प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि क्या समअदिश प्रश्न और समअदिश प्रश्न मतलब क्या होता है प्रत्येक बिंदु पर जो राशि होती है उस राशि का मान समान होता है। तो S2 जो प्रश्न हुआ उसके प्रत्येक बिंदु पर राशि का मान रहने वाला है 5+5। S1 की बात करो तो यहाँ पे आपका अदिश राशि का मान होगा 5। अब हमने एक बिंदु ले लिया P और एक बिंदु ले लिया आपका Q। एक बिंदु ले लिया आपका P, दूसरा बिंदु ले लिया Q। ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है वो किसके ऊपर है? S1 पर। और ये जो बिंदु P है वो किसके ऊपर है? S2 पर। तो P की अगर मैं बात करूं तो P पर आपका अदिश राशि का मान क्या होगा? 5। और अगर मैं बात करूं S2 पे स्थित बिंदु Q की, S2 पे स्थित बिंदु Q की, तो इसके ऊपर राशि का मान क्या रहेगा? 5+8। इसके बाद बात करें तो ये हो गया आपका, इसको इसके साथ में मिला देंगे। O को Q के साथ में, O को P के साथ में मिलाया तो आपका इसका स्पेस हो गया 5 और O को Q से मिलाने पर O को Q से मिलाने पर ये हो जाएगा आपका R वेक्टर प्लस dr। OQ की बात करो तो R प्लस dr वेक्टर और ये dr वेक्टर बोल सकते हो और दूसरा हो जाएगा आपका OP, ये हो जाएगा R वेक्टर। तो P से Q तक की डिस्टेंस, P से Q तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा। या विस्थापन रूप से लेना तो ये हो जाएगा पूरा डेल्टा वेक्टर। ठीक है। अब इन दोनों प्रश्नों के बीच लंबवत दिशा में, इन दोनों प्रश्नों के बीच लंबवत दिशा में हो जाएगा आपका यहाँ पे एकम सदिश एल है और ये पॉइंट हो गया आपका R। ठीक है। दोनों पृष्ठ में, एक पृष्ठ का आपका S1 दूसरा पृष्ठ का S2, दोनों के बीच लंबवत दूरी यानी कि PR ये मैं लिख रहा हूं में डेल्टा वेक्टर। PR हो गया डेल्टा वेक्टर और इस लंबवत दिशा में, इस लंबवत दिशा में यानी कि मैं कहूं PR वेक्टर दिशा में आपका एकांक सदिश हो है PR दिशा में जो आपका एकांक सदिश है वो n कैप है। वापस इस डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें क्या पढ़ने वाले हैं? अदिश फलन की प्रवणता पढ़ने वाले हैं। इस अदिश फलन की प्रवणता का कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमारे दो समअदिश प्रश्न, एक हो गया आपका S1 दूसरा हो गया आपका S2।
एक हो गया आपका S1, दूसरा हो गया आपका S2। S1 जो पृष्ठ था, इस S1 पृष्ठ पर जो अदिश राशि थी, S1 पृष्ठ पर जो अदिश राशि थी उसका मान था 5, और S2 जो पृष्ठ था उस पर अदिश राशि का मान था 5+3, यानी कि ये दोनों थे आपके समअदिश पृष्ठ। तो अगर इन दोनों पृष्ठों के किसी भी बिंदु की बात की जाए, जैसे कि अभी हमें ये हुए हैं आपका P और Q, तो P जो है आपका S1 पृष्ठ पर, जो बिंदु P है वो आपका S1 पृष्ठ पर है, तो इस बिंदु P पर राशि का मान मिलने वाला है 5। ये जो था बिंदु Q, ये जो बिंदु था आपका Q, इस बिंदु Q पर अदिश राशि का मान मिलने वाला है 5+3। P और O, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इस डिस्टेंस से रहने वाला बिंदु P का r वेक्टर और बिंदु Q का इस डिस्टेंस से रहने वाला है r+13। इन दोनों के बीच की दूरी या विस्थापन की बात की जाए, P की दिशा में विस्थापन कितना होगा, तो आपका ढेला, और अगर दूरी की बात की जाए तो आपका ये होगा, यहाँ पे वेक्टर होगा विस्थापन के लिए, यहाँ पे आपका दूरी के लिए विस्थापन वेक्टर नहीं होगा। PR दिशा में क्या कहा, PR दिशा में इन दोनों के बीच, PR जो दिशा है वो इन दोनों के बीच लंबवत दिशा है, और इस लंबवत दिशा में आपका एकांक सदिश है यहाँ पे n है। ठीक है, अब बात करें हम इस डायग्राम से आगे। तो पहली चीज बात करें यहाँ पे, तो आपने देखो यहाँ पे PQ, P से Q तक, P से Q तक जब आप जाओगे, P से Q तक, P है आपका S1 पृष्ठ पर, Q है आपका S2 पृष्ठ पर। P से Q तक जब आप जाओगे तो 5 मीटर से मिल जाएगा, 5 परिवर्तन कितना होगा, देख इधर था आपका 5, यहाँ पे था 5, यहाँ पे हो गया 5+3, तो सेंस कितना हुआ, कितना बढ़ा, तो 5 क्या बढ़ रहा है आपका 5, तो 5 में परिवर्तन जो होगा वो होगा आपका 5। और P से Q तक कितनी दूरी चलोगे आप, तो आप यहाँ पे दूरी चलने वाला डेला, दूरी की अगर बात करो तो यहाँ पे चलने वाला डेला। कहने का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका PQ दिशा होगी, इस PQ दिशा में 5 में परिवर्तन की दर, इस PQ दिशा में 5 में परिवर्तन की दर क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी डेल बाई डेल। P से Q तक की बात की हमने, जब बिंदु P से आप Q की ओर जाओगे तो यहाँ पे था अदिश राशि का मान 5 और यहाँ पे था आपका अदिश राशि का मान 5+3। कितना चेंज हुआ P से Q तक जाने में, तो P से Q तक जाने में आपने देखा P पर था 5 और यहाँ पे था 5+3, इसमें से इसको घटाओगे तो आपका आएगा 5 में परिवर्तन डेल। दूसरी बात की हमने कि यदि इस फाई का परिवर्तन हमने दूरी के सापेक्ष या दूरी के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा आपका PQ की बात की जाए तो PQ के बीच में कितनी डिस्टेंस आपकी रहेगा, PQ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये है आपकी डेल। अब इसके रेस्पेक्ट में आपने निकाला कि फाई में कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, तो PQ दिशा में फाई में परिवर्तन हो गया आपके फाई को डेल। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, इसी प्रकार से बात कर सकते हैं। ये तो गया आपका पहला समीकरण कि PQ दिशा में अगर मैं बात करूं तो फाई में कितना परिवर्तन होगा, डेल बाई रो डेल। आगे बात की जाए इसी तरीके से हम लेते हैं यहाँ पे तो PR तथा PR दिशा में, PR दिशा में कितना चेंज होगा आपका फाई में परिवर्तन की दर कितना होगा, तो यहाँ पे था 5, यहाँ पे था आपका 5+3, दोनों में से घटाओगे ये वाला ज्यादा ये वाला कम, आपका हो गया 5 में परिवर्तन करेगा। और इस डेल फाई का आप दूरी के सापेक्ष परिवर्तन निकालना, ये हो जाएगा आपका डेल, ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। तो पहली चीज PQ दिशा में आपका फाई में परिवर्तन कितना हुआ, तो PQ दिशा में आपका फाई में परिवर्तन हुआ दूरी के सापेक्ष डेल फाई को देगा। दूसरी यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है कि PR दिशा में आपका फाई में कितना चेंज होगा, कितना परिवर्तन होगा दूरी के सापेक्ष, तो आपका दूरी तो हो गई PR के बीच की दूरी डेल है, ये बता रखा है, और फाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो फाई में परिवर्तन हो रहा है आपका डेल फाई को डेल। ये दोनों
हो जाएगी आपके इसके बाद। इसके बाद बात करें तो आगे देखो, अब यदि हम मान लें कि हमारा जो डेल्टा आर है, ये जो डेल्टा आर में चल रहे आप इस डेल्टा आर को आप मान लो सूक्ष्म या फिर आप मान सकते हो डेल्टा आर बहुत छोटा मान मान के चलो कि डेल्टा आर जो आपका वो बहुत छोटा है, सूक्ष्म वैल्यू है, तो आप यहाँ पे जो आपका त्रिभुज ये बी, ये आपका क्यू और ये आपका आर, ठीक है, ये जो आपका त्रिभुज था डी क्यू आर, इसको क्या मान सकते हो आप, एक समकोण त्रिभुज मान सकते हो, यानी कि ये वाला एंगल तो हो जाएगा आपका 90, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90, ये 90 हो गया। और इन दोनों के बीच यानी कि इधर तो आपका डेल्टा है और इधर का आपका डेल्टा आर, पी क्यू डेल्टा आर है और पी आर आपका डेल्टा है, और इन दोनों के बीच हम मान लें कि कौन बन रहा है, ठीक है, कितना कौन बन रहा है, ठीक है। क्या कंडीशन बताइए कि यदि हमारा डेल्टा एक सूक्ष्म वैल्यू है, उसका मान बहुत छोटा है, यानी कि पी और क्यू की जो डिस्टेंस मानते चले वो बहुत छोटी माने, जीरो माने, और साथ में हमने मान ली कि डेल एल और डेल आर, पी क्यू और पी आर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा बन रहा है, तो ये होगा आपका एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप लगाओगे समकोण त्रिभुज में लगाओगे आप cos थीटा इक्वल टू r, समकोण त्रिभुज में cos थीटा बराबर आधार और टेक का आधार की बात की है, थीटा के सामने वाले का लंब, ये तो हो गया लंब, ये हो गया आपका और ये हो जाएगा आपका आधार, थीटा के सामने वाले का लंब, 90 के सामने वाला कोण जो होता है वो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो होता है आपका कर्ण, बाकी बचा आधार, तो आधार हो गया आपका डेल और कर्ण हो गया आपका डेल, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि आपका डेल आर जो हो जाएगा डेल cos थीटा, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि आपका जो डेल आर होगा वो हो जाएगा डेल एन अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब इस समीकरण 2 से समीकरण 3 से जो मान रखना है आपको वो रखना है समीकरण नंबर 1 के अंदर। वापस रिपीट कर देता हूं एक बार, हमने क्या किया, जो आपका त्रिभुज बन रहा था इसको इसके साथ मिला दिया, बन गया त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज के अंदर हमने क्या किया कि ये एक समकोण त्रिभुज है, कब होगा आपका डी आर एच टू 0 बनेगा। अगर ये कंडीशन हम लगा रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज के अंदर हमको पता है cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तब आधार पर टेक करना है, यहाँ पे ये 90 डी थीटा थीटा के साथ हो जाएगा, ये 90 के सामने वाले का कर्ण, बाकी बचा आपका आधार की जगह दिया डेल है और कर्ण की जगह दिया आपका डेल आर। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास डेल आर इक्वल टू डेल एन cos थीटा। अब इस समीकरण 2 से मान रखते हैं आपको समीकरण नंबर 3 के अंदर, समीकरण जो आपकी 3 आई थी उस समीकरण 3 से मान रखते हैं आपको समीकरण नंबर 3 के अंदर। देखो क्या है अपने समीकरण में PQ दिशा में परिवर्तन की दर, PQ दिशा में फाई में परिवर्तन की दर थी आपकी डेल फाई अपॉन डेल आर, ये था। और समीकरण नंबर 3 में आपने करा डेल आर का मान, तो यहाँ पे रखोगे
वो आ जाएगा आपका और साथ में आपका cos थीटा, ये हो जाएगी समीकरण 3 से मान रखा इनके अंदर समीकरण 3 और समीकरण 1 दोनों का यूज किया आपने। 3 से वैल्यू रखा इनके अंदर और क्या मान है अब आपके पास पी क्यू दिशा में फाइनल परिवर्तन की दर जो होगी वो होगी आपके डी बाई फोर डेला और इस डेला की वैल्यू आपने रख दी आपने डेला अपॉन cos थीटा। अब आपको पता है कि cos थीटा का जो मैक्सिमम मान अधिकतम मान क्या होता है, तो अधिकतम मान होता है आपका 1, cos थीटा का मैक्सिमम मान होता है 1, तब आपका पी क्यू दिशा में फाइनल परिवर्तन होगा, वो हो जाएगा डी बाई फोर डेला मैक्सिमम इक्वल टू डी बाई फोर डेला। cos थीटा का मैक्सिमम मान होता है 1, अगर cos थीटा मैक्सिमम यहाँ पे रखे 1 वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा पी क्यू दिशा में फाइनल परिवर्तन की दर होगी वो डी बाई फोर डेला और कौन सा मान होगा मैक्सिमम मान होगा और क्या मान होगा डी बाई फोर डेला। और यही चीज आपकी परिभाषित की जाती है अदिश फलन की प्रवणता के रूप में। यही चीज जो है आपकी वो डिफाइन की जाती है यहाँ पे अदिश फलन की प्रवणता के रूप में। क्या होता है अदिश फलन की प्रवणता, अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर, और कौन सी दिशा में होती है अधिकतम परिवर्तन की दर, तो आप यहाँ पे लिख लो लंबवत दिशा में होती है आपकी, लंबवत दूरी जो आप लेके चलते हैं उस दिशा में होती है। तो अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर कहलाती है आपकी प्रवणता, और ये होती है आपकी सदिश राशि। कहने का मतलब यहाँ पे आपको परिमाण और दिशा दोनों मिलते हैं इस अदिश फलन की प्रवणता के अंदर। या प्रवणता की बात करूँ तो प्रवणता के अंदर आपको परिमाण और दिशा दोनों चीजें आपकी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये होती है आपकी सदिश राशि और इसकी दिशा कौन सी दिशा में होती है, दिशा होती है आपकी लंबवत दिशा में। और लंबवत दिशा की मैं बात करूँ तो मैंने बताया था डायग्राम के अंदर एन है, इस डेला दिशा में हमने माना था एकांक सदिश, तो ये होगी इसकी दिशा और यही चीज हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे प्रवणता के रूप में। 3 से मान लगा था पहले के अंदर ये मान आया, फिर इसमें हमने रखा cos थीटा का मैक्सिमम मान जो कि आपका 1 होगा, और 1 जैसे रखते हैं तो हमारे पास समीकरण क्या आती है कि पी क्यू दिशा में फाइनल जो परिवर्तन होगा वो आपका डेल का डेला मैक्सिमम होगा और इस मैक्सिमम मान को ही हम कहते हैं फिर अदिश फलन की प्रवणता या प्रवणता बोल सकते हो आप उसको। ये कहलाती है प्रवणता की परिभाषा। देखिए बाकी चलो आगे देखो। तो यहाँ पे पहली बात समझ लिया, अर्थात अदिश राशि के अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन की कहलाती है प्रवणता कहलाती है। अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर आपकी कहलाएगी अदिश फलन की प्रवणता। अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है और
मैं बात करूँ दिशा की, तो जिसकी दिशा लंबवत होती है, अदिश फलन की प्रवृत्ति की बात करें, क्या होती है डेफिनेशन? अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर आपकी कहलाएगी प्रवणता। अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर, अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर कहलाएगी उस अदिश फलन की अदिश राशि की प्रवणता। और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है आपकी लंबवत दिशा में, जिसकी दिशा लंबवत दिशा में होती है, जिसकी दिशा लंबवत दिशा में होती है। ठीक है, अब हम इसकी बात, ये जो आपका टॉपिक था, इसके बाद आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि इस अदिश फलन की प्रवणता, तो पढ़ चुके हम, अब आपसे पूछा जाता है प्रवणता का मान। प्रवणता का मान इसके अंदर कार्य निर्देश प्रवणता का मान जानना है, कार्य निर्देश के अंदर क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो जितना आप लोगों को पढ़ाया वो आशा करते हैं, ऐसी आशा करते हैं लोग कि समझ में आया होगा। और अगर कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया हो समझ में, तो वीडियो को एक बार वापस से देखना।